हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेविएशन इन अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब ये स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या होता है? एक स्मॉल एंगल प्रिज्म एक प्रिज्म है जिसका जो एपेक्स एंगल है, ये एंगल ए, ये काफ़ी छोटा एंगल है। छोटा मतलब कितना? अगर ये लेस देन 10 डिग्रीज है एपेक्स एंगल, तो हम ये बोलते हैं कि ये एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है। तो ये जो मैं डेरिवेशन आपको यहाँ पे करके बताऊंगा स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन का, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एपेक्स एंगल 10 या उससे कम हो। ठीक है। तो डेरिवेशन में भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये इस कंडीशंस में ही क्यों एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको पता है प्रिज्म का जो डेविएशन होता है वो आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे फेस ए बी और फेस ए सी के ऊपर। उसके पहले हम ये बात जानते हैं कि क्योंकि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है और हमको पता है कि इन एनी प्रिज्म R1 प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है, तो अगर ए बहुत छोटा होगा तो R1 और R2 भी बहुत छोटे होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज स्मॉल देन R1 एंड R2 शुड ऑल्सो बी स्मॉल। ये दोनों भी छोटे होने चाहिए। ठीक है ना? ये हमको यहाँ से एक बात समझ में आती है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि स्नेल्स लॉ से अगर R1 और R2 छोटे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि I और E भी छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इफ R1 एंड R2 आर स्मॉल देन I एंड E शुड ऑल्सो बी स्मॉल। ये दोनों भी छोटे होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमने कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्डअप किया है। अब हम क्या करते हैं, फेस ए बी के ऊपर हम स्नेल्स लॉ लगाते थे। तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन R1। और क्योंकि आई और R1 दोनों ही छोटे हैं तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई विल बी इक्वल टू म्यू R1। ठीक है ना? इसी तरीके से हम दूसरे फेस पे लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। तो वहाँ पे हमारे पास में आएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन R2 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ई। अब R2 और E ये दोनों छोटे हैं तो यहाँ पे भी हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय R2 विल बी इक्वल टू ई। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब देखिए, इक्वेशन 1 2 3 से अगर हम आई और ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से 1 में सब्सटीट्यूट कर दें आई और ई की वैल्यूज, तो हमारे पास में क्या आएगा? डेल्टा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, और ए को हम ए ही रहने देते हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू तो कॉमन आ गया और हमारे पास में अंदर आएगा R1 प्लस R2 माइनस ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि R1 प्लस R2 जो होता है वो ए के ही बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 5। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि जो डेविएशन एंगल आएगा एक स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए वो हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस 1। ये हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे कई सारी ऑब्जर्वेशंस हैं इस पूरे डेरिवेशन के अंदर, कुछ एजम्पशंस भी हैं, और यहाँ पे कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं सबसे पहली बात, ये जो डेविएशन एंगल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई है। ये जो डेविएशन एंगल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है। एक तो ये इसके अंदर हमको ऑब्जर्वेशन में बात आ रही है कि यहाँ पे जो डेविएशन एंगल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, यानी कि किसी भी एंगल पे आए लाइट रे, जो डेविएशन आएगा वो ए इंटू म्यू माइनस 1 आएगा। दूसरा, इसके अंदर एक और हिडन एजम्पशन है, वो एजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये एक एजम्पशन है इसके अंदर, आई शुड बी स्मॉल, आई शुड बी स्मॉल, आई स्मॉल होना चाहिए। देखो, इसको हमने कैसे समझा कि आई स्मॉल होना चाहिए? तो जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया उस डेरिवेशन के अंदर हमने ये देखा कि R1 और R2 छोटे होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमने कंक्लूड किया था कि आई और ई भी छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि हमने आई और ई के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि ये छोटे होने चाहिए। तो इसके अंदर कई बार ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आई के ऊपर कैसे कंडीशन लगा सकते हैं। चलो, ये बात तो समझ में आई कि ए छोटा है तो R1 और R2 छोटे हो जाएंगे, लेकिन आई के ऊपर कैसे कंडीशन लगा सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया तो हम डिसाइड करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा भी हो सकता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया तो क्या ये वाला डेरिवेशन काम नहीं करेगा?
बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। यहाँ पे आई की वैल्यू आपको छोटी ही रखनी पड़ेगी। अगर आप आई की वैल्यू बड़ी लोगे तो ये जो रिजल्ट है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, ये काम नहीं करेगा। ये क्यों काम नहीं करेगा, ये मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे समझाया है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इसको आप समझिए। और ये इन जनरल आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, ये मैंने देखा नहीं कहीं पे, ये मेरा खुद का डेवलपमेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एज ए क्वेश्चन लिया है कि क्या होगा अगर हम आई की वैल्यू छोटी ना लें या फिर बड़ी ले लें, तब क्या होगा। तो देखो अगर आप आई की वैल्यू बड़ी ले लोगे तो आर वन की वैल्यू भी बड़ी आएगी। आर वन की वैल्यू अगर बड़ी आएगी तो जरूरी नहीं है कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए आए, है कि नहीं। यानी कि, और हमको ये बात तो पता है कि आर वन और आर टू की वैल्यू ए आनी चाहिए। यानी कि अगर आर वन को आप काफ़ी बड़ा ले लोगे और वो ए से ही बड़ा हो गया तो फिर आर टू की वैल्यू नेगेटिव आनी चालू हो जाएगी। आर टू की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अब आर वन और आर टू सेम साइड पे नहीं होंगे, अपोजिट साइड में आ जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। और उसके कारण जो इमर्जेंट रे भी निकलेगी वो भी फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। देखो ये एक डिफरेंट तरीके का यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। आपने आज तक जो प्रिज्म देखे थे उसके अंदर ऐसा नहीं होता था। उसके अंदर क्या होता था कि लाइट रे जो अगर मान लीजिए लाइट रे इधर की तरफ से आ रही होती थी तो नीचे की तरफ जाती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखो लाइट रे जो है वो नीचे से आ रही थी और ऊपर की तरफ चली गई। जनरली नीचे से आती हुई लाइट रे नीचे की तरफ ही जाती थी, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ चली गई क्योंकि आर वन और आर टू अपोजिट साइड में आ गए हैं अब। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप आई की वैल्यू बड़ी लेते हो तो आर वन बड़ा हो जाएगा, आर वन बड़ा हो जाएगा तो आर टू नेगेटिव आ जाएगा, तो आर वन और आर टू फिर सेम साइड पे नहीं आएंगे, दूसरी साइड पे आने लगेगा आर टू, और आर टू दूसरी साइड पे आएगा तो ई भी दूसरी साइड पे आएगा। तो ये केस ही बदल जाएगा प्रिज्म का। हम इस तरीके के केसेस के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, इस तरीके के केसेस के लिए हम लोग कोई भी फॉर्मूले डिराइव नहीं करते क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस नहीं है। स्टैंडर्ड जो केस है वो ये वाला है जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड केस नहीं है इसलिए इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप आई की वैल्यू बड़ी लेते हो तो देखो मैंने यहाँ पे इसको समझाया, अगर आप आई की वैल्यू बड़ी लेते हो तो आर वन बड़ा होगा, और क्योंकि आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है तो आर टू नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि वो दूसरी साइड पे आएगा। आर वन और आर टू सेम साइड पे नहीं होंगे तो ई भी जो होगा वो भी फिर दूसरी साइड पे आएगा। और ये स्टैंडर्ड केस से अलग केस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड केस फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम प्रिज्म के लिए जो भी रिजल्ट्स डिराइव करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे वही रिजल्ट होते हैं जहाँ पर आई और ई सेम साइड में होते हैं या फिर आर वन और आर टू सेम साइड पे होते हैं। ठीक है ना। तो हम इस तरीके के केस के लिए कोई भी रिजल्ट डिराइव नहीं करते। और अगर आप आई बड़ा लेते हो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आर टू जो है वो दूसरी साइड में आ जाता है, आर वन और आर टू सेम साइड में नहीं रहते। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको इस पेज पे बताया है, स्मॉल एंगल प्रिज्म का डेविएशन कि डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, ये सबसे पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ आई है। तीसरी बात यह है कि ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब आई छोटा हो, आई शुड बी स्मॉल। आई अगर बड़ा हो गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को और इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।